नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के साथ मृच्छकटिकम लेकर के उपस्थित हूँ। मृच्छकटिकम का 9वां अंक हम लोग समझ रहे हैं और इसमें कोर्ट का सीन चल रहा है जिसमें कि चारुदत्त के ऊपर एक अभियोग है, जिस अभियोग में जो नाटक की नायिका है उसकी हत्या करने का जो दोष है वो चारुदत्त के ऊपर मढ़ा गया है। जो अधिकरणिक अर्थात न्यायाधीश वो सुनवाई कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं और इसी सबके दौरान, इसी अंतराल में एक पूर्व चरित्र जो कि सुरक्षाकर्मी होता है वीरक, वह उपस्थित होता है। आप लोग बखूबी जानते होंगे कि छठे अंक में वीरक और चंदनक ये दो चरित्र हैं जिनके बीच में एक मतभेद हुआ है किसी विषय को लेकर के, और चंदनक ने साथ छोड़ करके, या एक तरह से कह सकते हैं वीरक की पिटाई करके वो अपने पद से त्याग दे देता है। आता है बीच में और न्यायाधीश की जो दृष्टि है वीरक के ऊपर जाती है और वो पूछता है, अय नगर रक्षाधिकृतो वीरकः वीरक किमागमन प्रयोजनम। अर्थात अरे भाई, ये तो सामने जो नगर रक्षा का जो अधिकारी है, जो सुरक्षाकर्मी है, प्रमुख सुरक्षाकर्मी, जो सुरक्षाकर्मियों के जो प्रधान हैं, वो वीरक यहाँ भाई है। क्यों भाई वीरक, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारे इस न्यायालय में आने का क्या कारण है? किमागमन प्रयोजनम। बहुत ही सुंदर ये शब्द है और अगर हम चाहें तो लोक व्यवहार में इस वाक्य को प्रयोग में ला सकते हैं। अगर किसी से पूछना हो कि भाई क्यों आए हैं, क्या काम है, तो बस एक साधारण सा वाक्य है किमागमन प्रयोजनम। और यह सर्वत्र आपको दिखेगा, चाहे वो कालिदास के नाटक हों या कोई और नाटक हो, चाहे मुद्रा राक्षसम हो, सर्वत्र ये वाक्य आपको मिलेगा क्योंकि ये लोक मुहावरा के अनुरूप यह वाक्य है। वीरक कहता है, ही बंधन भेदन संभ्रमे आर्यक मन्वेषयन अपवारितम प्रवहनम व्रजतीति विचारम कुर्वन् अन्वेषयन अरे त्वया प्यालोकितम मया प्यालोकितव्यम इति भनन्नेव चंदन महत्तरकेण पादेन ताडितोस्मि। कि सर, मैं आपके सामने एक कंप्लेन लेकर के आया हूं, एक शिकायत लेकर के आया हूं कि जब आर्यक ने कारागार भेद किया था, अर्थात कारागार से जेल को तोड़ करके जब निकल भागा था, तो उस निकलने के कोलाहल में जब हमने गाड़ी को रोका था और एक अपवारितम अर्थात एक कवर्ड गाड़ी जा रही थी, तो उस कवर्ड गाड़ी को रोक करके उसके ऊपर में विचार करके और उस गाड़ी की छानबीन करते हुए हमने देखा, हमने चंदनक से कहा था कि चंदनक भाई जाके जरा गाड़ी को देखो, चेक करो। तो उसने चेक किया तो मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ कि मैं भी देख लूं। तो मैंने चंदनक से कहा कि त्वया प्यालोकितम, कि तुमने तो गाड़ी देख ली, गाड़ी की छानबीन कर ली, मया प्यालोकितव्यम, मेरे द्वारा भी इस गाड़ी का छानबीन किया जाना चाहिए, अर्थात मैं भी जरा इस गाड़ी को देख लूं कि इस गाड़ी में क्या है। इति भनन्नेव, जैसे ही मैंने यह बात कही थी, चंदन महत्तरकेण, अब इसके कई अर्थ लिया जा सकता है, आदरणीय चंदनक के द्वारा या उस दुष्ट चंदनक के द्वारा, पादेन ताडितोस्मि, उस चंदनक ने पैरों से मेरी पिटाई की थी। अर्थात जब ये मैं एक सुरक्षा का कार्य कर रहा होता था और अपनी ड्यूटी में मैं कॉन्शियस था और ऑनेस्टली मैं अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर रहा था, कि उसी बीच में चंदनक ने मेरी बड़ी पिटाई कर दी थी और पैरों से मेरी पिटाई की थी उन्होंने। एतत् छुत्वा आर्य मिश्राः प्रमाणम। अब आपके सामने मैंने ये केस दायर कर दिया है, मैंने अपना निवेदन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, अब आप ही इसमें न्याय करें। देखिए, यह भी मुहावरा है, आर्य मिश्राः प्रमाणम। जब हम ये कहते हैं तो आर्य मिश्र अर्थात रेस्पेक्टेड जज जो है वही जो है इसमें अब प्रमाण है। इस वाक्य का निहितार्थ क्या है कि अब सर जो करेंगे न्याय करें, मुझे न्याय दें, और आप जो कहेंगे वो न्याय मुझे मंजूर है। मैं एक पिटा हुआ व्यक्ति आपके सामने यह शिकायत लेकर के आया हूं कि मुझे न्याय चाहिए। अधिकरणिक कहता है, भद्र जानिषे कस्य तत्प्रवहनमिति, मतलब अब उसके केस के बारे में पूछ रहा है कि तुमको मालूम है कि वो गाड़ी किसकी थी
अभी जो अपवारितम प्रवहनम जो इन्होंने चर्चा की, उस चर्चा के क्रम में ये पूछ रहे हैं कि भाई तुमको मालूम है कि जिस गाड़ी की छानबीन तुम करने के लिए गए थे वो गाड़ी किसकी थी? वीरक कहता है कि अस्य चारुदत्तस्य, अस्यायम चारुदत्तस्य, अर्थात ये जो चारुदत्त है ये गाड़ी इनकी थी। वसंत सेनारूढ़ा पुष्प करंडक जीर्णोद्यानम क्रीडितुम नियते इति, कि वह जो गाड़ी थी चारुदत्त की गाड़ी थी जिसमें वसंत सेना बैठी थी, और वह गाड़ी पुष्प करंडक जो जीर्णोद्यान है उस जीर्णोद्यान में वह क्रीडितुम नियते, यहां क्रीडितुम मतलब खेलने के लिए नहीं, कोई गेंद या फुटबॉल या क्रिकेट या कोई कबड्डी, ये खेलने के लिए नहीं, यहां पे क्रीडितुम का मतलब हो जाएगा टू मेक लव, जो है ना चारुदत्त से मिलने के लिए जा रही थी, अभिसार के लिए जा रही थी, अपने प्रणयी जो प्रेमी है उस प्रेमी से यह मिलने के लिए जा रही थी। प्रवहन वाहकेन कथितम, ऐसा प्रवहन वाहक अर्थात जो गाड़ीवान था उस गाड़ीवान ने ऐसा कहा था, गाड़ी चलाने वाला ऐसा कहा था। देखिए मित्रों, कई तरह की बातें आई रही है इसमें। शुरू का जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वीरक जो है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो इस तरह की बातें हैं वो तो झूठी है ही, क्योंकि उस गाड़ी में वसंत सेना बैठी नहीं थी। लेकिन जो लास्ट का जो ये सेंटेंस है कि प्रवहन वाहकेन कथितम, वो पूरे के पूरे सस्पेंस को बदल देता है कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। उस गाड़ी चलाने वाले ने, जो कि गाड़ी का ड्राइवर था, उसने कहा कि इसमें वसंत सेना बैठी हुई है और ये पुष्प करंडक जीर्णोद्यान जा रही है। तो ये जो बातें हैं और सत्य है, हम सभी जानते हैं कि जो चारुदत्त की गाड़ी थी उस चारुदत्त की गाड़ी में वसंत सेना नहीं बैठी थी, बैठा तो था आर्यक, लेकिन गाड़ी वाले को, जो प्रवहनक वाहक है, उसको यह मालूम नहीं था कि भीतर वसंत सेना बैठी है या आर्यक बैठा, मतलब उसको यह मालूम था कि वसंत सेना बैठी है। आर्यक के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसके जंजीर की जो खनखनाहट थी उससे उस गाड़ी वाले को लगा था कि वसंत सेना आकर के बैठ गई है। तो उस दृष्टि से दोनों कथन में दोष नहीं है, लेकिन जो कथानक को जान रहा है, जो हम आप जो पाठक होते हैं, जो इस कहानी को जान रहे होते हैं, वो तो कहेंगे कि भाई ये तो बात गलत है, क्योंकि वसंत सेना उसमें बैठी नहीं थी, बैठी तो थी, बैठा तो था आर्यक। तो अस्तु, ये न्यायालय की कार्यवाही है जिसके अधीन हम इस पर विमर्श करते हैं। तो अभी जस्ट ये इंक्वायरी, अभी जस्ट इन्वेस्टिगेशन है, अभी ये प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं है। जैसे ही वीरक यह कहता है तो आश्चर्य है, ही शकार कह बैठता है कि पुनरपि श्रुतम आर्य है। सर आपने सुन लिया, देखिए आपने सुन लिया ना, मैंने कहा था कि वसंत सेना पुष्प करंडक जीर्णोद्यान चारुदत्त से मिलने आई थी, देखिए मेरी बात सत्य हो गई। वीरक भी यही बात कह रहा है, अर्थात अगर मैंने चारुदत्त के ऊपर अभियोग किए लगाया है तो आप देखिए मेरी बात सही है और चारुदत्त दोषी है और आप दंड दीजिए उसे। अधिकरणिक जो कि शुरू से ही एक सॉफ्ट कॉर्नर लिए हुए है चारुदत्त के लिए, चारुदत्त के प्रति उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है और हर जगह परिलक्षित होता है। अभी आगे भी इनके जो वाक्य आएंगे उनमें भी ऐसा लगेगा कि उनकी दृष्टि में चारुदत्त जो है वो निर्दोष है। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां जो है, हम पाठक गण अगर अपने उस कहानी से एक क्षण के लिए विड्रॉ कर लें और जो स्ट्रेट जो इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, अगर उसके ऊपर हम ध्यान डालें तो निसंदेह लगेगा कि नहीं, अधिकरणिक जो है वो इनजस्टिस कर रहा है और वो बायस्ड है फॉर चारुदत्त। अधिकरणिक कहता है, एष भो निर्मल ज्योत्स्नो राहुना ग्रस्यते शशि जलम कूलावपातेन प्रसन्नम कलुषायते। अरे ओ भाई सुन लो कि राहुना ग्रस्यते निर्मल ज्योत्स्नः शशि, अर्थात जो चंद्रमा है वो चंद्रमा कैसा चंद्रमा, जो निर्मल ज्योत्स्ना, निर्मल, मल रहित, डर्ट रहित, अर्थात दोष रहित, निर्दुष्ट कांति वाला, प्रकाश वाला, आह्लादकतापूर्ण प्रेजेंस वाला जो यह चंद्रमा है, ये राहु के द्वारा ग्रसा जा रहा है, अर्थात उसको ग्रहण किया जा रहा है, उसको बलात् अपने अधीन किया जा रहा है। यहां पर राहु
वीरक हो गया या शकार हो गया। वीरक नहीं कहना चाहिए क्योंकि वीरक ने तो जस्ट अभी अपना एक स्टेटमेंट ही अभी रिकॉर्ड कराया है, लेकिन राहुना यहाँ पर जो है जैसे ही कहा ना कि श्रोतमार्य पुनरपि श्रोतमार्य, वैसे ही ये प्रकट हो रहा है कि राहुना यानी शकारेण, शशि यानी चारुदत्त। शशि का विशेषण क्या है? निर्मल ज्योत्स्ना। तो जो मैंने निर्दुष्ट कहा, अर्थात इस अभियोग में, इस केस, इस मुकदमा के संदर्भ में ये जो चारुदत्त है यह निर्मल है, यह इनोसेंट है। इनकी कीर्ति ऐसी है जो इनको इनोसेंट बना रही है, लेकिन आज इस दुष्ट शकार के द्वारा उसके ऊपर ग्रहण लगाया जा रहा है, उसको एक अभियोगी के रूप में, उसके एक अभियुक्त के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। और ठीक उसी का एक एक्सटेंशन, सेम मीनिंग वाला सेंटेंस है। चूंकि पद्य है, कवि लोग जब पद्य का निर्माण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनमें उनका कवित्व झलकना चाहिए, उनकी कल्पना निकल कर आनी चाहिए, लोगों को पढ़ने में लगे कि बड़ी सुंदर बातें कही जा रही है इनडायरेक्टली, तो वो कवित्व है कि जलम कूलावपातेन प्रसन्नम कलुषायते, यानी प्रसन्नम जलम, नदी के जल की धारा एकदम स्वच्छ है, किसी भी तरह का डर्ट नहीं है, लेकिन कूलावपातेन, तट के गिरने से उसमें क्या होता है, वो डर्ट, वो गंदगी आ जाती है, वो मिट्टी आ जाती है और कीचड़ बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की नदी के तट के गिरने से स्वच्छ जल गंदा हो जाता है, उसी प्रकार मानो ऐसी ये जो घटनाएं आ रही है, गाड़ी वाली घटना या वीरक का जो स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट से स्वच्छ चरित्र वाला, निर्दुष्ट चरित्र वाला जो चारुदत्त है, उस चारुदत्त को कलंकित किया जा रहा है। बड़ा ही सुंदर ये उपमा उपमेय आदि का संबंध है। और लेकिन जो पंक्ति निकल कर आ रही है, जो भाव निकल कर आ रहा है, जो इसमें एक डिस्कोर्स निकल के आ रहा है कि एक कोर्ट का एक जज यहां पर एक अपराधी, तथा कथित अपराधी, हम आप सभी जानते हैं कि चारुदत्त निरपराध है, नाटक के अंत में चारुदत्त को निरपराधी घोषित किया ही जाएगा, ये भी जानते हैं कहानी के माध्यम से, लेकिन जो प्रोसेसिंग है, जो कोर्ट की जो सुनवाई है, उसमें तो अभी ये अभियुक्त ही है, और अभियुक्त है तब तक जब तक कि वो निर्दोष ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में कभी भी न्यायाधीश को किसी भी व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश जो होते हैं, जो न्यायालय के जो प्रमुख होते हैं, जो पूरे के पूरी प्रजा को जो जस्टिस देता है, उस व्यक्ति को कभी भी पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी कभी हम कौटिल्य अर्थशास्त्र हो, मनुस्मृति हो, शुक्र नीति हो, जब जब इसमें न्याय व्यवस्था की बातें की जाती है, तो न्यायाधीश किसे होना चाहिए, अधिकरणिक किसे होना चाहिए, उस पर एक पूरी की पूरी योग्यता का निर्धारण करने का एक उनके गुण, उनके लक्षण वहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं कि एक पक्का न्याय, सच्चा न्यायाधीश को ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहां पर न्यायाधीश के दोनों चरित्र देखते हैं। एक चरित्र तो हमने यह देखा कि नौकरी न चली जाए, इसलिए वो शकार के दबाव में आकर के सुनवाई शुरू कर देता है, आउट ऑफ द टर्न, अर्थात वो भय के अधीन भी है। और न्यायाधीश को कभी भी भय के अधीन नहीं होना चाहिए, उसको निर्भय होना चाहिए, ऐसा है नहीं। दूसरी ओर देख रहे हैं कि एक अभियुक्त है, भले ही वह अभियुक्त बाद में निर्दोष सिद्ध होगा, लेकिन जब तक वह निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाता, किसी भी न्यायाधीश को, किसी भी न्यायमूर्ति को, किसी भी जज को उस अभियुक्त के मन के अनुकूल सोच उत्पन्न नहीं करना चाहिए, पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। लेकिन इस नाटक में हम एक फिकल, एक अनस्टेबल हम अधिकरणिक को देख रहे हैं, जिनसे यह उम्मीद कर पाना कि यह सही न्याय देता होगा या नहीं, यह एक रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। अधिकरणिक वीरक को कहता है, वीरक पश्चादिह भवतो न्यायम दक्ष्यामः। भाई मैं तुम्हारा जो केस है वो मैं बाद में सुनूंगा, कि पश्चात अर्थात बाद में, भवतः न्यायम द्रक्ष्यामः, मैं तुम्हारे प्रति न्याय करूंगा या तुम्हारे केस को सुनूंगा। लेकिन इस समय तुम एक काम करो कि यम एषोधिकरण द्वारि अश्वस्तिष्ठति तमेन मारुह्य गत्वा पुष्पकरंडको ज्ञानम दृश्यतामस्ति तत्र काचिद विपन्ना स्त्री नवा इति। देखिए कई सारी बातें आ गई, केवल हमें मैसेज में नहीं जाना है, मैं बहुत सारी चीजों को इसमें आपके सामने प्रेजेंट करूंगा।
कि ये जो अधिकरण द्वारी है, अर्थात जो अधिकरण मंडप है, कोर्ट है, उस कोर्ट के बाहर जो गेट है, उस गेट के बाहर अश्व खड़ा है, ये जो घोड़ा खड़ा है, तमेन आरुह्य, उस घोड़े पर चढ़ करके गत्वा और पुष्प करंडको ज्ञानम गत्वा, अर्थात उस पुष्प करंडक उस पार्क में चले जाओ और दृश्यताम, और तुम देखो कि अस्ति तत्र काचित विपन्ना स्त्री नवा इति, कि वहां पर कोई मरी हुई स्त्री है या नहीं है। मित्रों, मैंने कभी प्रश्न किया था कि अभी तक डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई है और उनकी हत्या कैसे हुई, किसने हत्या की, इसकी चर्चा होने लगी। तो शायद मैं समझ रहा हूं कि यहाँ पे अधिकरणिक को एक विजडम आया और उस विजडम के अधीन वो कहता है कि जाकर देखो कि वो डेड बॉडी उस पुष्पकरंडक उद्यान में है कि नहीं। लेकिन जिस जगह पे मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूं वो ये है कि एषोधिकरण द्वारि अश्वः तिष्ठति, कि अधिकरण अर्थात ये जो जज का जो गेट है, जहां जज बैठे हुए हैं, जज यानी न्यायालय के गेट के बाहर एक घोड़ा खड़ा है। भाई क्यों घोड़ा खड़ा है? तो इसका भी देखिए सिंपल सा उत्तर है। आज भी हमारे जजेस के लिए गाड़ियां खड़ी होती हैं, है ना, कहीं जाना हो, कहीं आना हो, या कोर्ट के अधीन ऐसे कुछ गाड़ियां होती होंगी जिनको कि इमीडिएट इमरजेंट किसी चीज के लिए यूज में लाया जाता होगा। तो शायद उसी के अधीन वह घोड़ा वहां पर खड़ा है कि इमीडिएटली अगर किसी चीज की नीड हो जाए, इमीडिएटली किसी चीज को मंगाना हो, भेजना हो उस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत, तो वो वहां पर उस पुराने जमाने में घोड़ा खड़ा होता था। या यूं कहें, हो सकता है कि जो न्यायाधीश हैं वो उस घोड़े से आते होंगे। अस्तु, बहुत सारी चीजों की कल्पना की जा सकती है, लेकिन अश्व जो है वो आधुनिक प्रतीक है कार का। तो इस रूप में वो वहां पे खड़ा है और वीरक को भेजा है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि वेयर द डेड बॉडी ऑफ दैट लेडी इज देयर और नॉट। तो ये चल रही है। वीरक कहता है कि यदारी आज्ञापयति, जैसी आपकी आज्ञा सर, मैं जाता हूँ और मैं देख करके आता हूँ। वीरक घोड़ा से जाता है पुष्पकरंडक उद्यान, फिर घोड़ा से आता है और प्रवेश करके कहता है गतोस्मि तत्र, सर मैं वहाँ गया था और मैं वहाँ से देख करके सुन करके आया। दृष्टम च मया स्त्री कलेवरम श्वापदैर विलोप्यमानम, कहता है कि भाई मैंने वहाँ पर एक स्त्री का शरीर देखा, स्त्री कलेवरम। अब शरीर कह लें या अंग कह लें, लिम्स कह लें, इसके कई अर्थ ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो श्वापदई है ना, वो कुत्तों के पैरों से विलूप्यमानम स्त्री कलेवरम मया दृष्टा, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुत्तों ने उसे खा लिया होगा और खाने के बाद जो एक जो फ्लेश, जो इस तरह से बोन और अदर थिंग्स जो है, हमने उसे वहां पर देखा। उसी बीच में जो श्रेष्ठ कायस्थ है, जिसको असिस्टेंट ऑफ हम कहते हैं कि जजेस हैं, वो पूछ बैठता है कि कथम तो या ज्ञातम स्त्री कलेवरमिति, अरे भाई तुमने ये कैसे जाना कि वो स्त्री का शरीर है? देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अनडाउटेडली ये प्रश्न बनता है कि तुमने अगर कोई चीज देखा, उसको देख करके, और जिसको कुत्तों ने खा लिया है जिसके शरीर को, उसको तुम कैसे कह रहे हो स्त्रियों का ये शरीर है? तो कहता है वीरक सावशेष केश हस्त पाणि पादई उपलक्षितम मया, कि जो बचा हुआ वहां पे जो बिखरा हुआ केश था, अधकटे हाथ थे, पाणि पादई है, ठीक है, और उसके बाद जो हाथ और पैर हैं, इन सारे चीजों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वह स्त्री का शरीर है। मित्रों देखिए, बड़ी इसमें से समस्या उत्पन्न होने वाली है। क्यों समस्या उत्पन्न होने वाली है? कि पहला ही प्रश्न होता है खड़ा कि क्या वीरक सत्य बोल रहा है? क्यों? क्योंकि अगर स्त्री कलेवर वहां पर था तो सही स्त्री कलेवर था, तो एट द सेम टाइम तब तो दो बॉडी होनी चाहिए, एक वसंत सेना की और ये स्त्री का शरीर, और या नहीं तो वसंत सेना को स्थापित करने मात्र के लिए वीरक झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये वीरक जो है ये किसका एम्प्लॉई है? ये शकार का है। तो ऐसे में ये वीरक यहां पर झूठ बोल रहा है, इसकी कोई व्यवस्था न्यायाधीश के पास नहीं है और निर्णय उसी पर यह आएगा। कहता है अहोधिक वैषम्यम लोक व्यवहारस्य। अब ये लोक व्यवहार के जो विषमता है, जो अनसर्टेनिटी ऑफ जो डे टू डे लाइफ जो एक्टिविटीज है, जो एक्ट्स हैं, कौन इंसान कैसा होता है, कौन व्यक्ति कैसा होता है, कौन कब क्या कर लेगा, कौन कब क्या कर रहा है,
इसमें जो एक कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ऐसी चीजों को धिक्कार है। अब भाई आप क्यों कह रहे हो धिक वैषम्यम, आपके द्वारा इस वाक्य का क्यों बोला जाना? क्योंकि आपकी मति, न्यायाधीश की मति चारुदत्त के साथ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि अब देखिए, अब वीरक के इस स्टेटमेंट के माध्यम से अधिकरणिक के मन में तो ये हो गया कि नहीं, एक स्त्री की मृत्यु हुई है, वहां पर स्त्री पुष्पकर्णक उद्यान में मृत शरीर उसका देखा गया और वही केस लेकर के शकार आया है, तो ऐसा लग रहा है कि चारुदत्त ने इसकी हत्या कर दी। और यदि चारुदत्त ने इसकी हत्या की है तो दिग्वैषम्यम लोक व्यवहारस्य, यह सेंटेंस सही बनता है कि चारुदत्त भी ऐसा कार्य कर सकता है। तो इस संसार के जो डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज है वो अविश्वसनीय है। कौन व्यक्ति कब क्या कर बैठे, इसके ऊपर में टिप्पणी करना जो है आज बहुत ही डिफिकल्ट है। मित्रों, ऐसी कोई बात नहीं है, ये परंपरा है। और सदैव मैंने हमेशा से कहा है कि युग कभी अलग अलग नहीं होता, ना ही सतयुग, ना ही त्रेता, ना ही द्वापर और ना ही कलयुग। युग सदैव एक समान है। ये केवल एक यूनिट है, ये केवल एक उपाधि है कि हमें इतने वर्षों के अंतराल को सतयुग कहा, लेकिन कार्य और व्यवहार के आधार पर देखेंगे तो कभी किसी युग में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि युग सदैव एक समान होता है। मनुष्य के जो व्यवहार हैं वो उठते बैठते बदलते रहते हैं। अस्तु, तो यहां पर भी दिख रहा है, अधिकरणिक अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहता है कि यथा यथेदम निपुणम विचार्यते तथा तथा संकटमेव दृश्यते, अहो सुसन्ना व्यवहार नीतयः मतिस्तु गौः पंकगतेव सीदति। कि जैसे जैसे मैं अत्यंत कुशलता से इस केस के ऊपर में विचार करता हूं, अर्थात इस मुकद्दमा को, इस अभियोग को जैसे जैसे मैं समझने की कोशिश करता हूं, तथा तथा संकट में दृश्यते, तब तब कोई ना कोई नया संकट आके खड़ा हो जाता है। अब देखिए, निपुणम विचार्यते का क्या मतलब होगा कि जब जब मैं चारुदत्त को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करता हूं, तब तब कोई ना कोई प्रूफ आ जाता है जो चारुदत्त को दोषी बना देता है। यह अधिकरणिक का डायलॉग है। जो इंटेंडेड मीनिंग ऑफ दीज टू सेंटेंसेज हैं, दैट इज ओनली फॉर द चारुदत्त, नन अदर देन चारुदत्त, इट इज नॉट फॉर शकार। आप सोचिए कि अगर इसी चारुदत्त ने हत्या की हुई होती और अधिकरणिक का यह वक्तव्य आ रहा है, तो कितने बायस्ड होते हैं न्यायाधीश गण। वो यहां पर बातें स्पष्ट होती है, प्राचीन काल की उस परंपरा की ओर इशारा करता है। आगे की पंक्ति है, अहो सुसन्ना व्यवहार नीतया। ये जो न्याय की जो प्रणाली है, जो न्याय की व्यवस्था है, जो न्याय की नीति रीति है, वो सुसन्ना, स्पष्ट होते हुए भी, एकदम पूरी तरह से व्यवस्थित होते हुए भी, मतिस्तु गौः पंकगतेव सीदति, कि पंकगता गौ इव में मति ही सीदती, कि जिस प्रकार किसी कीचड़ में गाय फंस जाती है और गाय के फंसने के बाद की जो पीड़ा होती है, वही पीड़ा मेरी बुद्धि को हो रही है। अर्थात मैं बौखला चुका हूं, इन दैट सेंस कि जो एग्जिबुरेटेड ब्रेन जो है, बौखलाहट पूर्ण जो मेरी बुद्धि है वह होती जा रही है, क्योंकि मेरी अपनी बुद्धि के अनुसार मैं निर्णय ले पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूं। जैसे जैसे मैं सोचता हूं कि चारुदत्त निर्दोष है, वैसे वैसे उसके विरुद्ध में प्रमाण उपस्थित हो जाते हैं। मेरी बुद्धि तो पता नहीं कि मैं कैसी हो गई है कि मैं अपने न्याय पर ध्यान दूं कि मैं चारुदत्त के ऊपर ध्यान दूं। चारुदत्त भी अपने मन में इस बात को लेकर के दुख को अभिव्यक्त कर रहा है, दुख को प्रकट कर रहा है कि यथैव पुष्पम प्रथमे विकासे समेत्य पातु मधुपाह पतंती। कहता है कि जिस प्रकार पुष्प के पहले पहले खिलने पर सारे के सारे भ्रमर गण उस पर टूट पड़ते हैं, यानी एक पुष्प खिलता है और आसपास के सारे भंवरे रस पान के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, एवं मनुष्यस्य विपत्ति काले छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति। बहुत सुंदर ये पंक्ति है।
और मित्रों, यह जो छिद्रेष्वनर्था बहुली भवंती है, यह वाक्य आपने पंचतंत्रम की कथा अलौकिकाः पंडिताः में भी प्रयुक्त यह वाक्य देखा होगा। कह रहा है कि एवं मनुष्यस्य विपत्ति काले, यानी विपत्ति के अवसर पर, विपत्ति काल में इसी प्रकार मनुष्य का जो स्थिति होती है, मनुष्य का जो भाग्य होता है, या मनुष्य के ऊपर जो विपत्ति आती है, ऐसे क्षण में छिद्रेष्वनर्था बहुली भवंती, हर एक छिद्र में, सारे के सारे छिद्र में अनर्थ की परंपरा चलने पड़ती है। अर्थात छिद्रों के माध्यम से, उस द्वार के माध्यम से कई अनर्थ आने लगते हैं। जब मनुष्य की जो विपरीत स्थिति हो, जब मनुष्य के ऊपर में विपत्ति आती हो, अर्थात विपत्ति के क्षण में हर प्रकार की जो है चीजें ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि वह उस विपत्ति को और बढ़ावा देने लगती है। मित्रों, लोक मुहावरा में एक वाक्य है कि जब लंका में आग लगी तो हर दिशा की हवा जो थी वो तेज होकर के बहती थी। तो मित्रों, मैं इस विषय की व्याख्या में आगे भी कंटिन्यू करूंगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।